हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की सेकंड यूनिट के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मनोविज्ञान की सेकंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है? अधिगम है, अभिप्रेरणा है और चिंतन है। और देखिए, अगर आपने फर्स्ट यूनिट के 100 क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद में केवल 3 यूनिट और बचेगी, उनको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जब तक आपके रीट एग्जाम की विज्ञप्ति नहीं आती उससे पहले आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे रीट एग्जाम में, और 30 प्रश्न यानी 30 अंक, और 30 अंक काफ़ी अधिक मायने रखते हैं। देखिए, एक एक अंक मायने रखता है रीट एग्जाम में, तो क्योंकि काफ़ी अधिक फॉर्म भरे जाते हैं, पोस्ट आपको पता है कम है, पोस्टों का भी डिवाइडेशन हो जाता है, इंग्लिश में, सामाजिक में, विज्ञान में, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि संस्कृत के हैं। तो आपको केवल अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, किसी भी प्रकार के बहाने नहीं बनाने हैं, केवल अब स्टडी करनी है। अगर आप स्टडी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि ये वीडियो अधिक लंबा ना बने। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था पावलोव को, इवान पावलोव। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया था वो कौन सा था? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोहलर ने विकसित किया, तो कोहलर ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, कोहलर के द्वारा जो सिद्धांत विकसित किया गया था वो था इनसाइट सिद्धांत, यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट होगा। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? देखिए, आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। तो मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। देश में स्कूलों की कमी, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो, ज्ञान का गतिक विकास। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार होता है ज्ञान का गतिक विकास। ऑप्शन नंबर द हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा नहीं है? प्रयोगधर्मिता, क्षेत्र भ्रमण, कक्षा कक्ष वार्ता, या फिर पाठ्यपुस्तक अध्ययन। तो देखिए, रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है पाठ्यपुस्तक अध्ययन। तो ये तीनों है इसके उदाहरण, तो ये आपको साथ में ध्यान रखने हैं। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, ये दिया गया था कर्ट लेविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर करेक्ट होगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में किसकी भूमिका नहीं है? डेविस सी मैक्लीलैंड, एटकिंसन, यहाँ पर ये होथेंगा और होपेंगा है, और थॉर्नडाइक। तो देखिए, इन तीनों की भूमिका है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में। थॉर्नडाइक की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, लार आने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है संबद्ध अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर स। अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन सभी को प्रभावित करती है अभिप्रेरणा। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है आप बताएं। तो देखिए, ये है हल। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर उक्त सभी। तो देखिए, ये तीनों मुख्य नियम बताए गए थे अधिगम के थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी,
शिक्षक संघों के संगठन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सभी आवश्यक होते हैं। उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? आक्रामकता, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, अध्ययन में रुचि, संतुलित संवेग। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आक्रामकता। बाकी के सारे ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित ही नहीं करते हैं। रॉबर्ट एम गेमे के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम या फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, अंतर्दृष्टि अधिगम। ये अधिगम का प्रकार नहीं बताया गया था रॉबर्ट एम घेने के अनुसार। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि रॉबर्ट एम घेमे हैं, इन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। किस मनोवैज्ञानिक के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? गेस्टॉल्टवाद, निर्मितिवाद, व्यवहारवाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निर्मितिवाद। ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक होता है किसके अनुसार? निर्मितिवाद के अनुसार। सीखना है तो सीखना क्या है? वीडियो को पॉज करें आप और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताएं। तो देखिए सीखना है प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम के दो प्रकार हैं तो कौन से आप बताएं। तो देखिए अधिगम के दो प्रकार हैं, आगमन एवं निगमन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से, व्यवहारवादी उपागम, सामाजिक उपागम, आर्थिक उपागम या फिर नैतिक उपागम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यवहारवादी उपागम से। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। तो ये कारक कौन कौन से हैं? वातावरण, विद्यालय को बल युक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों को बल युक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन रीट एग्जाम में कई बार आए हैं, तो क्या लागू नहीं करना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है। बच्चों की कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को कई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए, उचित अभ्यास तथा ड्रिल किया जाना चाहिए, पुरस्कार का प्रयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षक को क्या लागू नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अधिगम से तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य होता है आप बताएं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, सारे ऑप्शन आपको पढ़ना है। देखिए ईमानदारी के साथ आपको अपनी तैयारी करना है, तभी आपका अच्छा स्कोर बनेगा रीट एग्जाम में साइकोलॉजी में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर स। ये क्वेश्चंस काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। निर्मितिवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा समझाकर विचारों का निर्माण, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा माता पिता के निर्देशानुसार विचारों का निर्माण, या फिर पाठ्य सहगामी गतिविधियों द्वारा ज्ञान प्रदान करना। तो सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है वो है ऑप्शन नंबर अ,
वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, दूरवर्ती स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। ये स्थानांतरण का अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। ये तीनों प्रकार होते हैं। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अधिगम के लिए ये सभी आवश्यक होते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर हैं तो कौन है आप बताएं। देखिए ये है लिव वाइगोत्स्की। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, लिव वाइगोत्स्की। ये निर्मितिवाद अधिगम के पक्षधर हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो देखिए ये समझाया गया था डेविड आशुबेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो जो युग्म सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर ब। अनुभवजन्य जो अधिगम सिद्धांत है वो दिया गया था कॉल रोजर्स के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। और जो यहाँ पर ये दे रखा है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर और कोफका के द्वारा। और एक नाम और आता है वर्दीमर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निर्मितिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। निर्मितिवाद से संबंधित एक दो क्वेश्चन रेट एग्जाम में आ ही जाता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, समूह में चर्चा की जाती है, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, शिक्षार्थी स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो निर्मितिवाद के संबंध में कौन सा गलत है वो आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा शिक्षक विद्यार्थियों को सूचना प्रसारित करते हैं, ये गलत है। तो जो सत्य है निर्मितिवाद के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते फिर। निर्मितिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है आप बताएं। सरलीकृत करने वाला, प्रशासक, टोली नायक या फिर निर्देशक। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, सरलीकृत करने वाला। अगर ये आपके ऑप्शंस में नहीं हो ये वाला ऑप्शन तो आपको निर्देशक पर अपना आंसर क्लिक करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है एक शुरुआत अपने आप में, एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगी? एक शुरुआत होगी। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? देखिए ये है गैगने। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है निर्मितिवादी सिद्धांत में। पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है। देखिए ऑप्शन में हल नहीं दे रखा है, तो हल के अलावा एक मनोवैज्ञानिक और है जिनके द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था, जिनका नाम है स्किनर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर करेक्ट होगा। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, तो किसका परिणाम आप बताएं। देखिए ये परिणाम है गेस्टोल्ट प्रत्यक्षीकरण का। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? क्रियात्मक प्रतिनिधान,
प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो देखिए ब्रूनर के द्वारा जो वर्णन नहीं किया गया है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का, वो है इंद्रिय जनित गतिकाल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट होगा। तो कौन कौन सी इन्होंने बताई है ये आपको ध्यान रखनी है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक किस प्रकार की प्रक्रिया आप बताएं। तो देखिए अधिगम एक प्रक्रिया है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है आप बताएं। देखिए ये है पावलोव। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे, ये सभी आयाम होते हैं प्रभावशाली अधिगम के। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है ये आप बताएं यहाँ पर। देखिए अधिगम का जो सबसे उपयुक्त उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहार का रूपांतरण। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। तो कौन सा नहीं आप बताएं। अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या फिर परिपक्वता। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है परिपक्वता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो क्या सीखा जाता है आप बताएं। देखिए इसके अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है या फिर शीघ्र सीखता है। तो देखिए सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या होगा, शीघ्र सीखेगा। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो देखिए ये आरंभ होता है संपर्क से। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। तो देखिए इनके अनुसार खोजपूर्ण सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। निर्मितिवाद सीखने के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। या फिर सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो आपको पता चल ही गया होगा। आगे हमने एक क्वेश्चन देखा था निर्मितिवाद सिद्धांत के बारे में, जिसमें बताया गया था कि जो केंद्र में होता है वो होता है बालक, और जो तीसरा यहाँ पर दे रखा है कि संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के जो ये निर्मितिवाद के संबंध में फैक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा साथ में। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है अधिगम। ये परिभाषा किसकी है अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसकी जांच को परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, उसे कहते हैं निगमन अधिगम, आगमन अधिगम, कल्पनात्मक अधिगम या फिर संज्ञानात्मक अधिगम। तो देखिए इसको कहा जाएगा निगमन अधिगम। ऑप्शन नंबर अ हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं। तो कौन से आप बताएं।
तो देखिए ये होते हैं उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। तो आप बताएं किस प्रकार के व्यवहारवादी के अनुसार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यवहार के रूप में, ऑप्शन नंबर अ। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके अनुसार जो सीखना है, सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है आप बताएं। देखिए क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कहलाती है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन की परिभाषा ये आपको ध्यान में रखनी है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, आप बताएं यहाँ पर कौन सा युग्म सही है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था संयोजनवाद का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्मितिवाद शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। देखिए ये होती है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, इस रूप में। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। तो ये चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है आप बताएं। देखिए ये कहलाती है, अगर ये शब्द आपको कहीं पर मिल जाए, नवीन है, मौलिक है, उपयोगी विचार, तो आपको सृजनात्मकता पर अपना आंसर करके आना है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। तो देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम 3 बताए थे। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो किस प्रकार का अभिप्रेरक है। देखिए यह है सामाजिक अभिप्रेरक, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। निर्मितिवाद सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो क्या होता है आधार। देखिए इसका आधार होता है करके सीखना, ऑप्शन नंबर अ। आगे देखते हैं फिर, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये कहलाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर ब। प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। देखिए थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। ऑप्शन नंबर ब हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निर्मितिवाद शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। देखिए अगर रीट एग्जाम में निर्मितिवाद से संबंधित कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हमने देखे सभी के फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप बताइए इस मॉडल के अनुसार जो सही क्रम कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो सही क्रम है वो होगा ऑप्शन नंबर अ, अन्वेषण करना, फिर व्याख्या करना, फिर विस्तार करना और मूल्यांकन करना। तो ये आपको क्रम से ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया। तैयारी का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रभाव का नियम। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, प्रतिक्रिया का नियम। ये इनका मुख्य नियमों के अंतर्गत शामिल नहीं है, गौण नियमों के अंतर्गत ही आता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित है। ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो अभिप्रेरक होते हैं उनके 2 प्रकार बताए थे, जन्मजात और अर्जित, मैस्लो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। तो आपको यहाँ पर बतानी है कौन सी नहीं है। तो देखिए जो अधिगम की विशेषता यहाँ पर नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर द, व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के लिए फलस्वरूप होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो अधिगम की विशेषता क्या क्या है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन
अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। देखिए ये आपको सारे ध्यान रखने, कंटेस्टली ध्यान रखने, ताकि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मिलाने का यही उद्देश्य होता है कि जब आपके सामने वो क्वेश्चन वापस आ जाए तब आपको वो गलत नहीं करना है। तो आपको अच्छे से ये देखना है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्धांत कौन सा आप बताएं। तो देखिए ये है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। ये आप ध्यान रखिएगा, ये किसका मिश्रण है, व्यवहारवाद और समग्रवाद का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है, आप बताएं यहाँ पर कौन सा है। देखिए ये है सबसे पहले आवश्यकता, फिर तत्परता, फिर स्थिति और सबसे अंत में अंतक्रिया। यह क्रम आपको ध्यान रखना है, किसका क्रम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अधिगम प्रक्रिया का तार्किक क्रम है ये, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतक्रिया। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव कौन सा है। तो देखिए जो उपयुक्त सुझाव है वो डांटना नहीं होगा, आलोचना भी नहीं होगा और जुर्माना भी नहीं होगा, प्रोत्साहन। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक है। तो देखिए यह है व्यवहारगत परिवर्तन, ऑप्शन नंबर अ। सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय है। तो देखिए यह है गलत आदत नहीं पड़ने देना। यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। देखिए काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। रेट में शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आप कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे तो आप इसका आंसर इस क्वेश्चन का बता सकते हैं, अगर ये सिद्धांत आपने अच्छे से पढ़े हैं तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है वो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो देखिए ये क्वेश्चन आगे भी आया था। तो देखिए ये परिणाम है समग्राकृति प्रत्यक्षण का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। तो देखिए ये बल देता है पुनर्बलन पर। रॉबर्ट गेने ने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित है। तो आगे मैंने आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में लिखने को कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, तो यहाँ पर आप वापस बता दीजिए। तो देखिए इन्होंने 8 प्रकार बताए अधिगम के। अधिगम होता है, देखिए अधिगम होता है विद्यालय दोनों, यानी विद्यालय और विद्यालय के बाहर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोनों विद्यालय में और विद्यालय के बाहर भी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत द्वारा दिया गया। तो देखिए ये किसके द्वारा दिया गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत मैंने आपको आगे बताया था अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। वह आरेखीय व्यवस्था जिसमें विचारों का व्यवस्थापन तथा विभिन्न संप्रतियों का सहसंबंध दिखाया जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए उसे कहा जाता है मानचित्र निरूपण। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए यहाँ पर जो सही युग्म है वो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया गया था कोहलर के द्वारा, बाकी के सारे ये गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देखिए नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं। तो संज्ञानवादी क्या कहते हैं, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की,
निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है। तो छात्रों में क्या विकसित होती है? देखिए छात्रों में विकसित होती है कुशलता का विकास। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। तो ये किससे संबंधित आपको यहाँ पर बताना है? ब्रूनर, गेने, टॉलमैन या फिर थॉर्नडाइक। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, गेने से। श्रृंखला अधिगम गेने से संबंधित है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। तो देखिए ये निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। अलग अलग इंसान अलग अलग रूप में सीखता है। कोई लोग कम पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा सीखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन कम सीखते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही आंसर होगा। छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है। तो देखिए ये किया जा सकता है उदाहरण देकर। बाकी के जो ऑप्शन है वो उपयुक्त नहीं है। पारितोषित करके या फिर ताड़ना देकर, सजा देकर, ये सही नहीं है। निर्मितिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो आप बताइए कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर गलत है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शिक्षक की इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है, और होती भी है तो नॉर्मल रूप में। आवश्यक रूप से इसकी कोई भूमिका नहीं होती है शिक्षक की, निर्मितिवाद सिद्धांत के अंतर्गत। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित करता है? तो देखिए समस्या समाधान को बाधित करता है, ऑप्शन देखते हैं, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है मोर्चाबंदी को, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, समस्या समाधान को क्या बाधित करता है? मोर्चाबंदी। और देखिए अंतर्दृष्टि तो होगा नहीं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत तो खुद समस्या समाधान को बल देता है। मानसिक प्रारूपता भी नहीं होगा और निर्धारण भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट होगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो देखिए इसमें पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश के कारण है। तो क्या क्या है? मानसिक थकावट, रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण। तो आपको बताना इनमें से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो तीनों हमने देखे हैं ये तीनों अधिगम के रास्ते में रुकावट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो कौन सा ज्ञानात्मक सिद्धांत है आप बताएं। देखिए अधिगम का यहाँ पर जो ज्ञानात्मक सिद्धांत है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखे गए एग्जामों में। तो ये है क्षेत्रीय सिद्धांत, ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। समस्या समाधान उपागम उपयोगी है। देखिए ये उपयोगी होता है उच्च स्तर के बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में के द्वारा होता है। हल का यह कथन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? प्रबलन या फिर पुनर्बलन के सिद्धांत से। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? तो अधिगम की ये परिभाषाएं किसकी आप बताएं। देखिए ये परिभाषा है वुडवर्थ की, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत के से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, ब्रूनर।
थॉर्नडाइक का इनसे संबंध है, स्किनर का भी है और पावलोव का भी है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकताएं, रटन स्मृति, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा के घटक कौन कौन से होते हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं होता है निर्देशन। वंशानुक्रम हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है और परिपक्वता भी हो सकती है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए ये दिया गया था कोहलर के द्वारा। इनके साथ दो का नाम और भी आता है, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो वह कहलाता है? तो देखिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। डिसलेक्सिया संबंधित है? तो देखिए डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर यह 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? छात्र अ आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र स वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो आप बताएं यहाँ पर सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है प्रेरणा का? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। प्रेरणा का जो यहाँ पर जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर ब। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। इसी प्रकार के कुछ रेट के स्टूडेंट भी हैं जो हमेशा अपने उच्च लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं और बार बार प्रयास करते हैं और बाद में उच्चतम अंकों के साथ रेट की जो मेरिट फाइट करते हैं और बाद में उन्हें जो विद्यालय भी अलॉट होती है वो अपने गांव के आसपास में 5-10 किलोमीटर। तो जो जितना अधिक पढ़ेगा उसके साथ ये संभव है और जो कम पढ़ेगा उनका तो सिलेक्शन भी श्योर नहीं होगा। और जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो अपनी तैयारी शानदार ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 100 में से केवल 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंत तक बने रहते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी के 80% तो बार बार चक्कर लगाते हैं बस कि इस बार रेट की विज्ञप्ति आई है तो उसका इंतज़ार करेंगे, फिर नेक्स्ट का भी इंतज़ार करेंगे और बाद में वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, बाद में उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। देखिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आईएएस के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो रीट का क्या एग्ज़ाम है? आईएएस में आपको पता है प्रीलिम्स क्लियर करना, फिर मेंस क्लियर करना, फिर इंटरव्यू क्लियर करना, उसके बाद में सिलेक्शन। उसमें भी कुछ लोग ऐसे जो टॉप रैंकिंग लाते हैं, फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया में, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। केवल ये अगर आप पढ़ाई करोगे तब भी संभव है। तो आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें, बहाने ना बनाएं। अगर आप बहाने बनाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जो स्टूडेंट बहाने नहीं बनाते हैं, केवल अपनी स्टडी पर ध्यान देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने फर्स्ट पार्ट के 100 क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है, फुल्ली वॉच। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।